समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात। सीएम ने की प्रदेशवासियों से सुझाव देने की अपील। का आजादी के अमृत काल में समान नागरिक संहिता होगी बड़ी इबारत। आज सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। कैबिनेट की सभी तैयारियां हुई पूरी। देहरादून को प्रदूषण मुक्त बनाने इलेक्ट्रिक बसों को शहरी विकास मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। निर्माण कार्यों का भी लिया शहरी विकास मंत्री ने जायजा। बेंगलुरु में आयोजित मंथन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री महाराज ने किया प्रतिभाग। उत्तराखंड में टनल्स और पहाड़ों पर सीमेंट की सड़कों के निर्माण की पैरवी की। और देहरादून जिले में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। ऋषिकेश में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की तादाद। निगम प्रशासन ने कसी कमर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आज धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। सचिवालय में शुरू होगी बैठक शाम 4:30 बजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर इस दौरान लग सकती है। तो बड़ी खबर देहरादून से, आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4:30 बजे ये बैठक रखी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा के बाद मोहर लगेगी। काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, आज सीएम धामी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक होगी और आज सचिवालय में इस बैठक को किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है, कई फैसलों पर मोहर लग सकती है, जिसमें समूह गौ की जो भर्ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि यूकेएसएससी जो पेपर लीक जो मामला था उसके बाद कई भर्तियों पर तलवार लटक गई थी। तो उसके बाद सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो परीक्षाएं यहाँ पर आहूत करवाई जाती हैं उन परीक्षाओं को करवाया जाए। तो जिसमें समूह गौ की भर्तियां थी जो लटक रही थी, जिसमें कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसकी तैयारी की है। तो सरकार चाह रही है कि इन भर्तियों को करवाया जाए, इसके लिए तैयारी की जाएगी और किस तरीके से ये भर्तियां करवाई जाएंगी इसके लिए एक जो प्रॉपर जो प्रोसेस होगा उसको लेकर आज बैठक में मंथन हो सकता है। इसके अलावा जो भू कानून का जो मुद्दा है, भू कानून को लेकर बहुत समय से ये कोशिश कर रही थी सरकार और साथ ही सालों से ये मांग चली आ रही थी कि भू कानून को लेकर एक सख्त यहाँ पर ठोस यहाँ पर नीति बने, जिसको लेकर आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है, कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। उसके अलावा कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत आज हो सकती है कैबिनेट में। तो जाहिर तौर पर इस कैबिनेट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, और शाम 4:30 बजे का समय रखा गया है। कैलाश, और क्या कुछ जानकारी है और कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है? 2 अहम प्रस्ताव तो आपने बताए ही हैं, इससे जाहिर तौर पर लाभ भी मिलेगा। और कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं? देखिए, 2 मुख्य यही प्रस्ताव हैं जो जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है और जाहिर तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट की बैठक है, तो जाहिर तौर पर कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेने होते हैं राज्य को लेकर तो कैबिनेट में ही प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है, कैबिनेट में ही मोहर लगती है और उसके बाद उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर जब कैबिनेट की बैठकें होती हैं तो तब ये डिसीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए होते हैं। और क्योंकि अभी सरकार नई है और 5 साल पूरे सरकार के कार्यकाल को हैं, तो जिस तरीके से इस वक्त लगातार यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री और लगातार यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी फैसला निकल कर आएगा उसकी ब्रीफिंग होगी कैबिनेट के बाद, जिसमें तमाम प्रस्ताव बताए जाएंगे मीडिया के जरिए। जी, चलिए आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ी पहल की है। समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव मांगे गए हैं। आम जनता से सुझाव लेने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो 7 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। सीएम धामी ने पहले ही कमेटी का गठन कर दिया था। विशेषज्ञों की कमेटी ने सीएम धामी से मुलाकात भी की है। अन्य राज्यों के लिए भी
फैसला नजीर ये बनेगा। बड़े फैसले लेने से पहले धामी आपको बता दें जनता की राय मांगते हैं और इस फैसले पर भी जनता की राय सीएम धामी ने मांगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, समान नागरिक संहिता के लिए यहाँ पर सुझाव जनता से मांगे गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरीके से जनता अपने सुझाव दे सकती है सरकार को? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और जब पूरा बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो चुनाव से पहले एक वादा किया गया था, क्योंकि जब पहले मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी की, जब हम अगर हमारी दोबारा सरकार आती है तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी आज जो नागरिक संहिता है उसको लेकर इसको लागू किया जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जैसे ही सरकार बनी एक कमेटी का गठन किया गया, जो चीफ जस्टिस थी रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। कल ये कमेटी देहरादून पहुंची थी, जहां पर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही इस कमेटी के सदस्यों द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से 7 अक्टूबर तक लोगों से उनकी राय मांगी जाएगी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में लोग किस तरीके से अपनी राय रखते हैं, किस तरीके से अपने सुझाव यहां पर दे सकते हैं, और सुझावों को भी आमंत्रित किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला होगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू, तो ये उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो जो पूरे राज्य हैं उनके लिए एक ही यहाँ पर कानून होगा, क्योंकि खासतौर पर अगर देखा जाता है, अगर हिंदुओं की बात करें, यहाँ पर बौद्ध की बात करें, सिख की बात करें, इन तमाम लोगों के लिए एक कानून है, यानी भारत का जो संविधान है उसी के तहत ये लोग कानून में आते हैं। लेकिन अगर ईसाई धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्म की बात करें तो इनके लिए अलग अलग कानून है। तो कहीं ना जो पर्सनल जो लॉ बोर्ड्स हैं जो बने हैं, तो अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सभी के लिए एक कानून होगा। अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म में अमूमन देखा जाता है कि तलाक दे दिया जाता है, तो लेकिन अगर एक यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो यहाँ पर जो तमाम जो कानून होंगे, तमाम कानून समान होंगे। भले ही यहाँ पर कई जगह मुखालफत भी देखने को मिली, लेकिन साथ ही सरकार का ये को गठित किया है कि यहाँ पर जो कानून पहले से बने हैं उन पर संशोधन किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा। और इसी मंथन के चलते लोगों से भी राय मांगी जा रही है, लोगों का मशवरा और सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। और अगर सुझाव यहाँ पर ठीक प्रकार से आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट जाहिर तौर पर इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी किया जाएगा, और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द धरातल पर उतरने को देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री की पहल से इस तरह का कोड, इस तरह का कानून सामने आएगा। बिल्कुल। और ये जो समिति गठित की गई है कैलाश, हमने देखा था जो समिति के अध्यक्ष थी उनका भी बयान सामने आया था कि यहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण पर काम करना है, ये भी एक तरीके से फोकस है। हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में न सिर्फ महिलाएं बल्कि कई अन्य जो लोग हैं उन तमाम लोगों को सशक्तिकरण तो करना ही है। और जाहिर तौर पर जब एक कानून होगा तो कई लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कानूनों में कई तरह के पेच यहाँ पर और अब यहाँ पर यही कोशिश सरकार कर रही है कि जब एक राज्य है, एक देश है, तो आखिर कानून अलग अलग क्यों। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में ही इसकी पहल है। यहाँ पर अगर मैं अन्य देशों की बात करूं उसमें, बल्कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की बात करें, वहां पर भी इस तरह के कानून पहले से ही हैं। तो जब उन राज्यों में, उन देशों में ये कानून है, उसके अलावा कई अमेरिका की बात करें, कई ऐसे देश है जहां पर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है, तो आखिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं। हिंदुस्तान में यहाँ पर भले ही अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कानून अगर कुछ लोगों के लिए एक है तो अन्य जो जातियां हैं उनके लिए कानून अलग क्यों है। तो इसीलिए यहाँ पर जो राज्य सरकार है इसके द्वारा ये पहल की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर धरातल पर उतारा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के सुझाव इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों को इसमें इंप्लीमेंट जरूर किया जाएगा। बिल्कुल कैलाश, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है और इससे लाभ भी जाहिर तौर पर लोगों को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। और साथ ही अगर कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर मैंने आपको बताया कि पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर इस तरह की पहल हो रही है। और इस पर अगर धरातल पर यहाँ पर कानून बनता है, धरातल पर कानून उतरता है, तो निसंदेह लोगों जो अन्य राज्य है उनके लिए नजीर पेश करेगा। उत्तराखंड पूरे देश में पहला अग्रणी राज्य होगा। और वाकई में ये सरकार
सरकारों की मंशा पर भी सवाल होते हैं खड़े। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने इस तरह की पहल की है, जिन्होंने अपना वादा निभाया है, क्योंकि चुनाव से पहले वादा किया था और चुनाव के बाद अब जब सरकार यहाँ पर बन चुकी है तो जाहिर तौर पर इस वादे को पूरा करते हुए धरातल पर इस चीज को उतारने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति से विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आजादी के अमृतकाल में एक किताब लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जनता से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने का आग्रह किया है और कहा है कि विशेषज्ञ समिति ऐसा हितकारी मसौदा तैयार करेगी जो दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञों की टीम से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन में हुई इस मुलाकात में समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने समान नागरिक संहिता को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में रजिस्ट्री ऑफिस का जिला अधिकारी सोनिका ने औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कार्यालय परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि कार्यालय की व्यवस्था में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। साथ ही कहा कि कार्यालय परिसर में बिना काम के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आईएसबीटी से सहस्त्रधारा रोड तक होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर में वर्तमान में कुल 20 बसों का बेड़ा तैयार हो गया है। कुल 21 किलोमीटर के रूट पर 35 बस स्टॉप आएंगे। इसका न्यूनतम किराया 10 रुपये है। बसों के संचालन का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही 4 जगहों पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 स्मार्ट टॉयलेट का भी शुभारंभ किया। आज 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होता है सहजा उसको आज सामने दिखा के इसको रवाना किया गया। हमारे 20 इलेक्ट्रिक बसें इस परियोजना के तहत आनी है। इसमें आज 5 यदि हरी झंडी दिखाई गई तो 20 इस बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी 10 और शेष है। ये यहाँ से आईएसबीटी से सहजा तक चलती है। इसके 37 स्टॉपेज जोन है। मिनिमम रेट इसका 10 रुपया है और इसमें जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर सुविधा इसी इलेक्ट्रिक बसों में आम जनता को, यात्री को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, चंपावत में शिक्षा विभाग की लापरवाही से स्कूल के छात्रों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। बता दें कि जीआईसी मध्य गंगोल में बरसों से पानी नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भोजन माताओं को मिड डे मील का भोजन बनाने के लिए 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। स्कूल में पानी नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को शौचालय के लिए स्कूल के बाहर लोगों के शौचालय में जाना पड़ रहा है। वहीं शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष दरबान सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल में पानी की टंकी नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए आप कितनी दूर से पानी भर के लाते हैं? सर 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं। अच्छा, तो यहाँ विद्यालय में नहीं है पानी की व्यवस्था? विद्यालय में पानी ही नहीं है, कितने साल हो गए। अच्छा, तब से लगातार ऐसे ही चल रहा है? हाँ, ऐसे ही चल रहा है। जब घर से भी लाते हैं, अपने घर से पार खाना कोट से नीचे। अच्छा, मतलब ये सिरतोली से लाते हैं नीचे से। अच्छा, हाँ, खाना कोट ही समझो। पानी की व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता।
सर मेरी सबसे मेन प्राथमिकता ये है कि हमारे मतिंगोल जो है बहुत पुराना स्कूल है जिसमें पानी की मेन समस्या बनी हुई है, जिससे हमारे 250-300 बच्चों को काफ़ी पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसके लिए मैं यहाँ स्कूल के नज़दीक मेरी कैंटीन भी है, मेरा मकान भी है यहीं पर, और मेरा शौचालय जो है यहाँ पर लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा होने की वजह से मेरा शौचालय यूज होता है यहाँ पर। शौचालय तो है लेकिन पानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। ऊधम सिंह नगर के ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सीज कर दिया है। नायब तहसीलदार राकेश चंद्र ने बताया कि कबाड़ दुकानों की चेकिंग के दौरान एक दुकानदार के 4 दीवारी के अंदर टीन शेड के बने कमरे में फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जहां से 125 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और 225 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद हुआ है। इसको हम पूरा सील कर रहे हैं। हमें अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा, तो हम सीधे कैंप से सीधे ही आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं। 26 किलो तो वह है, कंप्लीट है, और 1.25 कुंटल करीब वो है दाना। परिवहन विभागों से संबंधित कामों के लिए अब लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। बता दें कि परिवहन विभाग की 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आम जन घर बैठकर ही परिवहन विभाग से संबंधित कई कामों को आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा हेल्प डेस्क भी खोली गई है, जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लोगों के हेल्प के लिए काम कर रही है। वहीं अब लाइसेंस के लिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नई सुविधा के चलते अब प्रदेश के किसी भी जिले में लाइसेंस बनाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले लाइसेंस बनाने के लिए साइबर कैफ़े में गया। वहाँ जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए और मेरा इजीली हो गया था बस। और आज मेरा यहाँ आके एक छोटा सा टेस्ट हुआ, बाकी इजीली मेरा लाइसेंस मतलब हो गया, पास हो गया। जो है उसके थ्रू लॉगिन करके खुद ही अपना स्लॉट बुक किया और खुद ही फॉर्म फिल किया, प्रिंट आउट निकाल के फाइल लेके आए। आज पहले दिन आया, अभी टेस्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद ही पता लगेगा कि टेस्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है। सर इजी गोइंग थी, थोड़ी सी वेबसाइट में सुधार होना चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाता कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है। मतलब जब आप फॉर्म कैंसिल करते तो उसके बाद आपको बैक आपको फ्रंट पेज पे ले आता है वो, तो इस वजह से थोड़ा सा वेबसाइट में सुधार होना चाहिए। बाकी बहुत ईजी है। इसमें हमने सबसे पहले जहाँ भी हमारा जैसे लाइसेंस का टेस्ट होता है, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो चाहे परमानेंट लाइसेंस हो, वहाँ पर हमने आईपी बेस्ड कैमरा लगाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और हमारे एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती है। और जो भी टेस्ट लिया जाता है उसके हमारे हेडक्वार्टर लेवल तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम उसकी। और दूसरा, हमारी जो फिटनेस की जो गाड़ियाँ पहले यहाँ पर आती थी उसमें जाम लगता था बहुत, हमारी पूरी रोड जाम हो जाती थी क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो हमारे पास जो सरकारी ज़मीन उपलब्ध थी गोलापार में, तो हमारी जितनी भी फिटनेस की गाड़ियाँ हैं अब पिछले 6 महीने से वहीं फिटनेस हो रही है, जिससे जाम से भी निजात मिला है। ऊधम सिंह नगर थाना अंतर्गत तराई पश्चिम वन प्रभाग के लक्ष्मीपुर खेड़ा में वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक अवैध आरा मशीन पर की गई है, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सागौन की लकड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने अवैध आरा मशीन को सीज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बनवसा स्थित कस्टम ऑफिस में भारत एवं नेपाल के कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें टेक्सटाइल, खाद्य सामग्री, सब्जी, चीनी, गुड़ और गन्ने से निर्मित विभिन्न सामग्री और अन्य उत्पाद में निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विकास आयुक्त विपिन मेनन ने कहा कि इस प्रकार की बैठकों से यहां निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में नेपाल राष्ट्र के साथ किन किन उत्पादों और वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। चंपावत का प्लान है, तो इसमें हमारा एक एडवांटेज है कि नेपाल हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे काफ़ी व्यापार भी होता है। तो इसमें ड्राईपोर्ट भी बनना है फ्यूचर में, और यहाँ पे 4 लेन का NH भी बनेगा, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो यहाँ पे जो सामान हमारा बनता है ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है, उसको और कैसे बढ़ावा मिल सके, और जो व्यापारियों के एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व किया जा सके। तो इसमें भारत सरकार से फेडरेशन, एक्सपोर्ट फेडरेशन है, उसके मेंबर्स भी आए थे, और डेवलपमेंट कमिश्नर सर भी आए हैं नोएडा से, से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि उत्तराखंड सरकार जो हमारा मतलब बिजनेस है तो कैसे बढ़ावा मिले,
और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, उसी के और सर के निर्देशन में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये बैठकें होती रहेंगी। ये था कि हमें थोड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखना था चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हैं नेपाल बॉर्डर के साथ, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने गुड्स और सर्विसेज यानी पदार्थ जो हैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो सकता है, चंपावत के भी प्रोडक्ट्स और उत्तराखंड के दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो हम लोग नेपाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दिल्ली की तरफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले और बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह नेता हो या कार्यकर्ता। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय नेताओं से मिलना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता से मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है कि स्वीकार नहीं होगा, और भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया वो सबके सामने है कि 34-35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी जो लोग देश से बाहर भी हैं उनको भी देश में लाने का प्रयास हो रहा है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उसको कम से कम ये सरकार और इस सरकार का मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे। थराली में यूके SSSC सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा गया। आज का जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो प्रदर्शन था वो महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और जो हाल ही में इतना बड़ा भर्ती का घोटाला हुआ उसके विरोध में जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और ये धरना प्रदर्शन हमारा आगे भी चलते रहेगा। समय समय पर हम जो है जनता की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को, महंगाई से त्रस्त लोग उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामला अब प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया। सरकार की किरकिरी होने के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उनका कहना है कि किसी को तलब नहीं किया गया है। कोई नेता या कार्यकर्ता केंद्रीय संगठन से मिलता है तो बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब इस तरह के मामले प्रदेश में होते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बेवजह मामले को सीबीआई जांच की तरफ मोड़ रही है। हाल ही में सोनिया गांधी मामले में यही कांग्रेस सीबीआई को कोस रही थी। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है। बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरों पर लेना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस सीबीआई को कांग्रेस कोस रही है, सोनिया गांधी से आज तक केवल सीबीआई के पुतले जलाए, तो बार कांग्रेस के लोगों से पूछ लो क्या इसमें सीबीआई उनको उचित लग रही है। आखिरकार एक एसआईटी जांच कर रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को सुझाव देने के बजाय आप चीजों को घुमाना चाहते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।